अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में एसएसटी की जॉब्स को लेकर हम मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की है। चार नोमेनक्लेचर के तहत, चार नामों के तहत एसएसटी की जॉब्स आने वाली हैं। एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और एसएसटी आईटी। इन चारों की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। एसएसटी जनरल की मैथमेटिक्स थोड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, उसके वीडियो लेक्चर्स भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और एसएसटी फिजिक्स मैथ के लिए थोड़ी सी एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो है वो कवर करना जरूरी है फिजिक्स के साथ साथ। तो हम उस मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरू किए हुए हैं और मैट्रिसेस पर ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। और बाकी के सारे लेक्चर्स देखने के लिए भी आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मैट्रिसेस को सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 की हेडिंग है, यानी कि ये सेकंड हाफ है चैप्टर का। तो यहां पर हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जब आपने कंफर्म करना हो कि क्या हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल था। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, तो ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, तो शर्त यह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके आपने कॉलम्स देखने हैं, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम आर इक्वल। अगर ये बराबर है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर हो। अब ये बात आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपकी खातिर यहां पर दो मैट्रिक्स बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास है 2, ये कॉमा तो बिल्कुल नहीं लग रहा यहाँ पे, ये हमारे पास 2 और 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स जो बी है ये आपके पास हो गया ये यहां पर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रखी हैं, अब आपने नंबर ऑफ रोज 2 रखनी है, तो ये आपके पास दूसरा आ गया। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये हमारी शर्त को पूरा करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इतने, इसमें नंबर ऑफ रोज इतनी है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने ये करना होता है कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कोरस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब सुनने में और तरह लगेगा, मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा, आपको अच्छी सी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और फिर तेजी से आगे चलते हैं। एक तो एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेशन की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रॉपर्टी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ऑप्शंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये चेक करना होता है कि ये क्या है। इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी है। ए, अगर आप एक मैट्रिक्स है ए, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बीसी के साथ, बीसी यानी कि दो मैट्रिक्स को आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो और फिर ए से कर रहे हो, तो इसका आंसर वही आएगा जो पहले और दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे फिर आगे तीसरे से मल्टीप्लाई करने से आता है। फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट मिक्स करके आता है। जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स पढ़े थे, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास थी 0, क्या है, जो 0 वाला मैट्रिक्स होता है, 0 मैट्रिक्स अगर आप उसे किसी में भी ऐड कर दें तो आपका जो आंसर होता है वो सेम मैट्रिक्स में रहता है। यहां पर यह है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम रहेगा। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स था उसमें आपके पास शर्त क्या थी कि आपके पास डायगोनल पोजीशन पर 1 होना चाहिए, बाकी जीरोज होने चाहिए। तो उस सूरत में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास जो आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में आता है, यानी कि वो मैट्रिक्स सेम ही रहता है। फिर है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज एक्चुअली ए बी सी डी। तो मैंने अगर इसका ट्रांसपोज बनाना है तो ट्रांसपोज बनाते हुए हम क्या करेंगे, इसकी पहली रो का पहला कॉलम बना लेंगे ए बी, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना लेंगे सी डी। तो ये अब आपके पास ट्रांसपोज है।
तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको पता है। अब यहां से इसका एक लॉ बनता है जो आपने याद रखना है कि ए और बी दो मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लेंगे दैट विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि बी का ट्रांसपोज आपने पहले लिखना है, ठीक है, तो फिर ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले तो चेक कर लें कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एक है, ये उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है जिनके पास नंबर ऑफ रो एक हो। तो इसके पास भी नंबर ऑफ रो एक है, इसके पास भी है, तो ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए डी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों आपके पास ठीक है। अच्छा, अब ए तो सिर्फ बी और डी के साथ हो सकता है, सी के साथ नहीं हो सकता। अब हमने देखना बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। जो बी है इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स दो हैं, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ रोज दो होंगी। तो बी जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। सो बी सी इज योर राइट आंसर। अच्छा, उलट करके देख लेते हैं, क्या बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि ए बी तो होता है वो समझ में आता है, क्या बी ए हो सकता है। बी के पास दो कॉलम्स हैं, ए के पास दो रोज हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो बी ए इज आल्सो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या सी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या डी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। डी के पास तीन कॉलम्स हैं, ए के पास दो रोज हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नहीं शर्त कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ए भी होगा। ये कभी कभार ठीक है, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई हुआ, बी ए भी हो गया, ठीक हो गया, लेकिन ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन डी ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो आपको हर दफा चेक करना पड़ेगा कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर होना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है एक बी है। ए जो है इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स दो हैं, इसके पास नंबर ऑफ रोज दो हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, बी और ए को देखें, इसके पास एक कॉलम है, इसके पास दो रोज है, बी और ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ए भी हो सकता है, बी ए नहीं हो सकता। ये एक चीज हमारी कंफर्म होगी। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो तरीकेकार क्या होगा। जब आपने चेक करना था कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, तब आपने इसकी कॉलम्स इसकी रोज देखी थी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2, ये आपके पास एक सोल्यूशन हो गया। फिर इसकी दूसरी रो को इसी कॉलम से करें, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो जब ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 0 को -2 से करेंगे ये 0 ही रह जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 और 1 को -2 से करेंगे ये -2 है। अब इसको जमा कर लें, -3 और 0 मिलकर -3, 6 प्लस -2 4 आपके पास रह गया। तो ये आपके पास आ गया ए बी का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है आपके पास ए बी सी डी, सबको बारी बारी आप करके देख सकते हैं। तो फाइंड आउट करना है आपने ए बी और सी डी को। तो पहले ए बी को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले चेक कर लें ये हो भी सकते हैं कि नहीं। दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके दो कॉलम होना जरूरी है, इसकी दो रोज होना जरूरी है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो है पहले तो आपने इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया, फिर इसके पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा। फिर इसकी पहली रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा। तो पहली रो को दोनों कॉलम्स से करने के बाद फिर आपने दूसरी रो पे आना है। दूसरी रो यहां भी दूसरी रो में आएगी, तो 3 को पहले सेकंड रो को पहले कॉलम से करें, ये आपके पास आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करें। अब यहां पर आप जो मिस्टेक कर सकते हैं वो तरतीब का है। आपने तरतीब में मिस्टेक करनी है, आपने इसका ख्याल रखना है कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, कि ये आपके पास पहली रो ये आपने दूसरे कॉलम से किया। अब देखें, आपने पहली रो को पहले कॉलम से किया और फिर दूसरे कॉलम से किया। अब आपके पास ये जो इसका सॉल्यूशन है वो पहली रो के अंदर ही मौजूद है, आप इसको नीचे नहीं लेकर आए। फिर आपने दूसरी रो को पहले और दूसरे कॉलम से किया, तो ये आपके पास ये वाले सॉल्यूशंस आ गए। तो जब आप इनको आगे जमा कर लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये जो ए बी है, ये बाय चांस आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है, तो ये अगेन आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
अच्छा नेक्स्ट ये है आपके पास सी डी को मल्टीप्लाई करें, सी और डी को मल्टीप्लाई किया, ये वाला आंसर आ गया, इट्स ओके। अच्छा अब आगे ये आपके पास है दो मैट्रिसेस ए और बी और ए। हम देख सकते हैं ये किस तरह मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दो कॉलम्स दो रोज तो ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दो कॉलम्स थ्री रोज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से, तो जब पहले कॉलम से किया तो ये आ गया, दूसरे कॉलम से किया तो ये आ गया। अब यहां पर आपने करना क्या है, तरतीब का अगेन आप ख्याल देखें, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर 2 को 0 से करना है, 1 को 1 से करना है, और दरम्यान में साइन कौन सा लगाया है, जमा का। तो ये आपका एक सॉल्व हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 ये, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ये, 2 मल्टीप्लाई 0 ये आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया। आपने पहली रो को दोनों कॉलम से कर लिया, फिर आप दूसरी रो को दोनों कॉलम से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये अब यहां तक जब आप कर लेते हैं तो आगे सॉल्व करना आसान है। अब इनको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग कर लें, इनको अलग अलग कर लें, और जब आप करेंगे तो आपके पास ये वाले आंसर्स आते जाएंगे, और ये आपके पास ए बी का सॉल्यूशन आ गया। तो ए बी हमें पता सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर बी ए सॉल्व नहीं हो रहा, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। अच्छा अगर ये हमारे पास दो मैट्रिसेस इस तरह हो तो हमने देखना है कि क्या ए बी और बी ए का सॉल्यूशन सेम होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपके पास ए बी का सॉल्यूशन आ गया, और इसी तरह ये आपके पास बी ए का सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन सेम नहीं है। तो जरूरी नहीं होता कि ये हमेशा सेम हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा स्टैंड नहीं करती, कभी कभार कर जाती, कभी कभार नहीं करती। अच्छा ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके देख लें, तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन से इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी कि एक दफा आपको ये मल्टीप्लाई करना आ गया तो उसके बाद इसमें कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन ये वाला है, फाइंड करें ए बी मल्टीप्लाई सी, कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको सी से करें। इसी तरह ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी से, यानी कि बी सी को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा ये आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, इन पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, या एक आप लोगों की तसल्ली के लिए कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब ये आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, कहते हैं कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी से करें, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसको सी से करेंगे, तो ए बी वाले आंसर को सी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा। फिर ए मल्टीप्लाई बी सी, और बी दूसरा जो है आपके पास, ठीक है ये वाला हो गया, तो आपने इनको कंपेयर करना है। आगे ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमने देखते जाना है प्रॉपर्टीज, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो वाली। इसी तरह ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन की, ये आपने प्रॉपर्टीज को जज करते जाना है। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की चल रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का होगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, और हमने चूंकि पेपर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो हमें ये प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं आई ए और बी, तो ए आई का सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए को उसके आइडेंटिटी के साथ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम टू सेम रहेगा। इसी तरह बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर सेम टू सेम रहेगा। यहां पर फर्दर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स की, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही होती है। ये बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप के हैं, जो सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं हम उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा यहां पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ये आप लाजमी याद कर लीजिएगा कि एक आपके पास मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया,
अब उसको आप अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो वो असल मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ए बी सी डी, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये ए बी सी डी आपके पास क्या हो गया, ए बी इस तरह आ गया, फिर सेकंड जो रो है वो फिर सेकंड कॉलम बन गई। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए सी वापस ऐसे आ जाएगा, ये बी डी वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद कर लेनी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्चुअल मैट्रिक्स, जो एक्चुअल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आए उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका जीरो ना आए उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं। तो हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिटर्मिनेंट असल में एक नंबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डायगोनल के प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं। अब ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, हमने अगर इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो उसका ये साइन होता है, दोनों साइडों पर आपने दो बार लगाने होते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट अगर आपने मालूम करना है तो पहले डायगोनल की प्रोडक्ट निकालनी है और उसमें से आपने माइनस कर देना है सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो है, और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका जीरो ना है। इससे अगला कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए सेकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका एडजॉइंट मालूम करना है, कैसे करेंगे? ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो आपने फर्स्ट डायगोनल की पोजीशंस चेंज कर देनी है, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा। फिर जो बाकी का आपका सेकंड डायगोनल है बी और सी, इनके अपने साइन बदल देने, बी बी ही रहेगा लेकिन माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। यानी कि अगर आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, और आपका आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। और यहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मालूम करने के दो तरीके पढ़ेंगे। पहले को इन्वर्जन मेथड ही कहते हैं, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स मालूम करना चाहते हैं तो आप पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालकर उसको डिवाइड आप कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, ये है आपके पास मैट्रिक्स बी। पहले आपने देखना क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं भी कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें ए को बी के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास आंसर आ रहा है आइडेंटिटी में, तो इसका मतलब ये है कि ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरह जो कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल ए है, अगर आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने याद कर लेनी है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप इसका इनवर्स निकालो, इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपके पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास एक तरीकेकार हो गया। फर्दर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। a इज इक्वल टू 5 6 माइनस 4 1। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 1 5 आएगा, और इसमें से माइनस कर देना है सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट को। 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आता है। तो 5 माइनस माइनस प्लस और 24, और आंसर आ जाएगा 29। तो इस तरीके से हम a का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। b का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें 52 आता है। इसमें से माइनस आपने करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 52 माइनस माइनस जमा और 10, और आंसर आपके पास आ जाएगा 62। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। ये सी और डी के भी डिटर्मिनेंट हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, हम इनको यहाँ पर स्किप करते हैं और आगे हम चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपके पास एक है एफ, आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। बदल क्यों जाएंगी? क्योंकि पहले आपके पास 2x2 के मैट्रिसेस थे, अब 3x3 का है। वहां पर बिल्कुल सिंपल था कि इन दो को मल्टीप्लाई करें
और माइनस कर दें इन दोनों की प्रोडक्ट को। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है कि 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है मैट्रिक्स एफ, आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह बार से लगा देते हैं, तो यहां भी बार लगे हुए हैं, यहां भी बार लगे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने दरमियान वाले को इग्नोर कर देना है। अब आपने सेकंड, फर्स्ट और थर्ड इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि पहली दफा अगर आपने इसके लिए पहली कॉलम को इग्नोर किया था, सेकंड और थर्ड को लिया था, अब इसके लिए सेकंड को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, 0 0 0 1 को, और फिर प्लस 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 0 1 0 0 के साथ। यानी कि आपके पास ये एक्सपेंशन वाला फार्मूला है क्या, ये फार्मूला आपके पास ये है कि आपने जो पहली रो है, फर्स्ट रो, उसके पहले एलिमेंट को हम फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ, पहली रो को इग्नोर करके। फिर यहां पर हमेशा माइनस का साइन आना है, यहां पर हमेशा प्लस का साइन आना है। इसे एक्सपेंशन का फार्मूला कहते हैं। जब आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इसके साथ करेंगे, तो आपके पास सॉल्व होता जाएगा, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो ये 1 - 0 आएगा, ये आपका 0 - 0 आएगा, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आना ही 0 होता है, तो यहाँ पे ज्यादा सॉल्व करने का तकल्लुफ नहीं किया गया। अब हमने कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जी, आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 को आपने इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इस 2 को आपने इसको इग्नोर करके इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले की दफा हमने पहले कॉलम को इग्नोर किया, दूसरी की दफा दूसरे को, तीसरी की दफा तीसरे को। और साइंस आपने क्या लगाना है, जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, और 2 को बाकी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस का साइन। तो ये साइन आपके पास यही लगना है, इसे एक्सपेंशन फार्मूला कहते हैं। और इसके मुताबिक जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालें, 2 × 4 8, 8 में से आपने माइनस करना है -9 को, तो वो हो जाएगा 17 आपके पास। फिर 3 × 4 12 है, इसमें से माइनस करना है -6 को, 12 और माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये आपके पास 18 हो जाएगा। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4 आता है। तो जब आप लिखेंगे -9 -4, तो ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये -9 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 स्क्वायर वाला मैट्रिसेस भी आ जाएं, आप उनका भी डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तरीकेकार वही है कि आप उनके डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो 0 आ रहे हैं तो वो सिंगुलर हैं, और अगर वो 0 नहीं आ रहे हैं तो वो नॉन सिंगुलर हैं। अच्छा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने का तरीका, फॉर एग्जांपल हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट को भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। एक तो इनकी लोकेशन चेंज कर दें, 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1, फिर इनके सिंबल चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, 2 की जगह -2 आएगा और 3 की जगह -3 आएगा। इस तरीके से आप एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट है आपके पास फर्दर एडजॉइंट मालूम करने के तरीके क्या आ रहे हैं, वो आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमने कहा था कि अगर हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो तो हम पहले इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, और एडजॉइंट मालूम करने के बाद इसी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से तकसीम कर देंगे। इसको हम कहते हैं कि किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मालूम करना। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और इसी तरीके के अकॉर्डिंग आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह ये बी है एक मैट्रिक्स, आपने इसका इनवर्स मालूम करना है, तो पहले आपने क्या किया कि इसके आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया।
डिटर्मिनेंट पहले हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास मालूम नहीं हो सकेगा। तो आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट, और फिर एडजॉइंट को आपने डिटर्मिनेंट से तकसीम कर देना है। अब ये आपके पास 2 आया है, तो एडजॉइंट को सारे को 2 से आप जब तकसीम करेंगे तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। फर्दर हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ढूंढते हैं जहां से हमें कुछ अलग तरह की चीजें सॉल्व करने का मौका मिल जाए। कहते हैं ए और बी का इनवर्स फाइंड आउट करें, तो ये आपको डेफिनेटली मैट्रिक्स पता होंगे तो आप उनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने के लायक चीज क्या है, ये वाला एक फार्मूला है जो स्टैंड करता है, और आपने याद रखना है कि अगर आप ए और बी के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स मालूम करना चाहते हैं तो वो होगा इनके अलग अलग इनवर्स के मल्टीप्लीकेशन के, लेकिन रिवर्स पोजीशन में, यानी कि बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स। तो ये आपने इस तरतीब से याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये आगे फर्दर सारे के सारे यही हैं, हम इन सबको इग्नोर करते हुए चलते हैं। ये आपके पास है फर्दर, फिर इन्हीं को उन्होंने कहा है कि प्रूव कर करके दिखाएं, तो हमने वो प्रूव करने की तरफ ज्यादा नहीं जाना। अब हम आते हैं कि हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं, मैट्रिसेस को स्टडी करने का मकसद क्या है। बहुत सारी मशीन्स के एल्गोरिदम जो होते हैं वो मैट्रिसेस की बेस पर डिजाइन किए जाते हैं, तो इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपने अलजेब्रा को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका देखा होगा, मैट्रिसेस की बेस पर भी किया जा सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। हमने इनको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से। तो आपके पास ये है 2x + 3y = -1 एक इक्वेशन, x - y = 2 ये आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन। अब आपने इन इक्वेशंस को लिखना है मैट्रिसेस की फॉर्म में, यानी कि ax = b। तो पहले आपने a बनाना सेट, तो a सेट के लिए 2, 3, 1 और -1 ये आपके पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। x के कोएफिशिएंट्स होंगे आपके पास x और y जो वेरिएबल यूज किए गए, और b के जो इक्वेशन की साइड पे है -1 और 2। अब आपको a की वैल्यू भी पता है, b की पता है, आपने x की मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, a को इक्वेशन की साइड पे लाना है, तो ये हो जाएगा a का इनवर्स। तो किसी भी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप a के इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब a का इनवर्स आपको मालूम करना आता है, a का इनवर्स मालूम करने के लिए a का एडजॉइंट मालूम करें, उसको डिवाइड करें a के डिटर्मिनेंट से, और फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें b के साथ, तो आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन मेथड। ये इन्वर्जन मेथड बहुत कॉमन है। अच्छा, नेक्स्ट हम फर्दर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमें कोई नई चीज देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे इसी तरीके से ही होने हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और सेट आ गया, x + 2y = 1, 2x + 3y = 5 / 2। अब आपने इसमें से मैट्रिक्स A भी निकालना है, x भी निकालना है और B भी निकालना है। A निकलेगा 1 और 2 से, 2 और 3 से, ये आपके पास पहला निकल आएगा। और जो आपके पास x निकलेगा वो x और y, और जो b निकलेगा वो निकलेगा 1 और 5 / 2। ये यहां तक ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो उन्होंने इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन आ गई, तो अब आपके पास A मैट्रिक्स बनेगा 1, 2, 4, 6, और ये आपके पास रह जाएगा 1 और 5। अब बाकी तरीके कार वही है कि आप वो फार्मूलाज पुट करेंगे और आप इनकी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये अगेन क्रेमर्स रूल के जरिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। आपने पहले इनके मैट्रिक्स लिखने हैं, मैट्रिक्स लिखने के बाद आपने अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाला पहले वाला तरीका मालूम यूज नहीं करना। अब आपने तरीका क्या यूज करना है कि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले पता हो कि ax चीज क्या है। ax के लिए आप क्या करते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b की वैल्यूज के साथ, तो आपके पास ax आ जाता है। और अगर आपने y मालूम करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b की वैल्यूज के साथ, तो आपके पास ay आ जाता है। अब अगर आपके पास ax और ay आ गए तो आप उनके डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक करके देख लेते हैं। अब हमारे पास
ये जरा हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स ए, ये x है, ये b है। मैं मालूम करना चाहता हूं ax, उसके लिए क्या करना है मुझे पहले ये पहले कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 5 6, पहला कॉलम स्किप कर दिया, दूसरा आ गया -2 -1, ax आ गया। अब अगर मैंने ay मालूम करना है तो मैंने सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख के सेकंड की जगह 5 और 6 से लिख देना है। अब अगर मुझे ax और ay की वैल्यूज पता है तो उसके जरिए मैं ax का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं, ay का भी। तो अगला सॉल्यूशन आसान है कि x मालूम करने के लिए ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ, और y की वैल्यू मालूम करने के लिए ay के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है b के हाँ जी a के डिटर्मिनेंट के साथ ही। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पीछे जो मेथड यूज कर रहे थे ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाला, इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं और इसको क्रैमर्स रूल कहते हैं या क्रैमर्स मेथड कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, और अगर आ भी जाए तो आपको ये नहीं कहेंगे कि फलां मेथड से ही करके दिखाएं, तो आप जिस तरीके से मर्जी इसको सॉल्व करना चाहें करके देख सकते हैं। तो ये क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग चीजें हो गई। अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। रियल लाइफ क्वेश्चन में से आपने जस्ट इक्वेशन उठानी है, बाकी सब सेम ही है कि अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स, वो कोई से 2 नंबर है x और y, जिनका टोटल है 12 और डिफरेंस है 4, यानी कि x प्लस y जो है वो 12 है और x माइनस y 4 है। अब अगर आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं तो बाकी काम आसान हो गया। अब अगर मुझे इसमें से A मैट्रिक्स निकालना है तो निकलेगा 1 और यहां से भी 1, यानी कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम सेम टू सेम लिख लेंगे, और यहां से ये क्या निकलेगा 1 और यहां से -1, A आ गया, B की वैल्यू आ गई x और y 12 और 4, और x की आ गई x और y। जब आपके पास ये तीनों आ गए तो इससे आगे सॉल्व करना आसान है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है the length of a rectangular playground is twice its width, the perimeter is 30, find its dimensions। अब यहां पे क्या है कि आपके पास इक्वेशन जो है कि अगर विड्थ x है और लेंथ y है, हम कहते हैं जो लेंथ है वो ट्वाइस है, तो 2x इज इक्वल टू y, या हम कह सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि जो पेरीमीटर है वो 30 है। आपको पता है एक रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ्स होती हैं, 2 विड्थ्स होती हैं, तो अगर आप 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स को आपस में जमा करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। तो आप कॉमन ले लें, वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और जो 2 है दोनों साइड पर अगर आप डिवाइड कर लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। जब आपके पास अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं, ये और ये, तो इन इक्वेशन से आप a, b और x सेट निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 bags 4 pens together cost 257, 4 bags and 3 pens cost 324, find the cost of a bag and 10 pens। अच्छा, बैग को अब x कर लो, पेन को y कर लो, तो पहला बन गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। अब यहां से आप इक्वेशंस बनाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और जब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो अब आपने क्या करना है, एक बैग यानी कि 1x की कीमत मालूम करनी है, और 10 पेन्स यानी कि 10y की कीमत आपने मालूम करनी है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट से ही हमने मालूम करना होता है कि चीज़ों को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे पूरी चैप्टर का जो हमारा रिव्यू हो जाएगा। तो x और y को फाइंड आउट करें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मालूम होगी, y मालूम करना है, y प्लस 3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि जो एलिमेंट जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको रिलेट करते हैं। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, ये भी सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, तो 3 को उधर ले जाएंगे, ये -3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कॉलम्स और रो का। पहले की कॉलम देखते हैं, दूसरे की रो। तो पहले में एक कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते।
इसका इन्वर्स मालूम करें। इन्वर्स मालूम करने के हमें तरीके पता है। अगर हमें ए का इन्वर्स मालूम करना है तो हमें ए का एडजॉइंट मालूम करके उससे डिवाइड करना है, ए के डिटर्मिनेंट से। तो इस तरीके से आप इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करें। दो इक्वेशंस दी गई हैं तो आप यहां से एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो मालूम कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन आ गया, कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर अ स्कूल फंड रेजर, कस्टमर्स कैन बाय स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। अच्छा, अब 3 छोटे बॉक्स और 14 बड़े बॉक्स अगर वो सेल करें 203 में, और फरजाना सेल करती है 11 छोटे बॉक्स और 11 बड़े बॉक्स 220 रुपए में, तो हमने इनकी कीमत मालूम करनी है। हम छोटे बॉक्स को x से कर लेते हैं, बड़े बॉक्स को y से कर लेते हैं। इक्वेशन सिंपल है, 3x + 14x = 203, 11x + 11y = 220। और ये इक्वेशन जैसी बनी आप फर्दर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, मैट्रिसेस जिनकी बेस पर आज की जदीद मशीनों का एल्गोरिथम बेस करता है। और ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9th का। और हेल्पिंग बुक से करने का मकसद ये है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाली चीजें हैं। हमने टाइम को मद्देनजर रख के आप लोगों की तैयारी के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए थोड़े वक्त में ज्यादा चीजें करनी है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए ये इस फॉर्म में कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं अगेन बताता चलूं कि SST के न्यू सेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।